नमस्कार दोस्तों, विश्व भूगोल का ये है लेक्चर 3 और आज हम इस लेक्चर में जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, क्या क्या है पृथ्वी के अंदर, उसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है राहुल त्यागी, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विस। देखिए दोस्तों, पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये है हमारी पृथ्वी, ये नीचे, और ये है पृथ्वी का वायुमंडल यहाँ से यहाँ तक। इसमें बहुत सारी परतें हैं, जैसे ये है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर। तो ये पृथ्वी के ऊपर का भाग है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है ये उसकी परतें हैं। लेकिन आज हम बात पृथ्वी के वायुमंडल की नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग की। ये जो पृथ्वी है, ये जो गोल है, बॉल के रूप में, इसके अंदर क्या है, यदि हम इसके अंदर जाएं तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि हम वायुमंडल में तो बहुत ऊपर तक जा चुके हैं, पृथ्वी के बाह्य भाग को हम देख चुके हैं, हम सारी परतों को पार कर चुके हैं, उससे बाहर भी निकल चुके हैं, हम अंतरिक्ष में जा चुके हैं, यहाँ तक हम दूसरे ग्रहों तक जा चुके हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर हम कहाँ तक पहुँचे हैं, पृथ्वी के अंदर की हमें कितनी जानकारी है। तो आप कहेंगे कि हम कोयले की खान होती हैं, सोने की खान बहुत बहुत गहरी होती हैं, तो खानों में नीचे तक जाते हैं, पृथ्वी के नीचे से सोना निकाल के लाते हैं। तो ये उसी एक सोने की खान का चित्र है। तो मैं आपको बता दूं, खान भी सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी होती हैं, इससे ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। फिर आप कहेंगे, आपके दिमाग में आएगा कि मारियाना गर्त बहुत गहरा, सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। शांत महासागर में एक जगह है मारियाना गर्त, जो सबसे गहरी गर्त है इस पृथ्वी की। तो आप कहेंगे उसमें हम नीचे तक जा चुके हैं, गोताखोर गए होंगे, तो वो भी सिर्फ लगभग 11 किलोमीटर है, इससे भी कम है, लेकिन हम मान लेते हैं 11 किलोमीटर की इसकी गहराई है। फिर आप कहेंगे कि कोई हमने छेद किया हो पृथ्वी में नीचे तक जाने के लिए, तो हाँ, हमने ये काम भी किया है। रूस के वैज्ञानिकों ने 1971 में एक गड्ढा खोदना शुरू किया, एक बोरवेल खोदना शुरू किया, और इसमें ये 19 साल तक लगे रहे। 19 साल तक इन्होंने लगातार खुदाई की और पृथ्वी के नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन 19 साल में आपको पता है सिर्फ 12 किलोमीटर ही खोद पाए, और उसके बाद खुदाई बंद करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि 12 किलोमीटर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और वो टेम्परेचर इतना हो रहा है कि उससे नीचे से एक आम आदमी नहीं जा सकता। तो फिर इसको हमने इस प्रक्रिया को यहीं पर रोक दिया। इसके बाद अब आप कहेंगे कि हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन ज्वालामुखी जो लावा लेकर आता है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, वो लावा तो बहुत नीचे से आता है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम ज्वालामुखी, देखिए ये ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, इससे निकलने वाले जो लावा है, जलवाष्प है, बहुत सारी गैसें हैं, कंकड़ पत्थर हैं, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं ज्वालामुखी उद्गार में, इससे हम पता लगा सकते हैं पृथ्वी के अंदर क्या है। लेकिन पृथ्वी की सिर्फ बाह्य परत के बारे में हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं, क्योंकि ये ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है ये भी बहुत नीचे से नहीं आता। आप सोच रहे हैं पृथ्वी के केंद्र से आता, नहीं, ये भी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ 60-70 किलोमीटर की गहराई से लावा निकलता है, इससे नीचे की जानकारी हमें नहीं होती है। तो फिर आप कहेंगे कि ऐसे पृथ्वी की गहराई कितनी है, जब 60-70 किलोमीटर की गहराई को भी आप कह रहे हैं कि ये ऊपरी सतह है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, पृथ्वी की जो त्रिज्या है, त्रिज्या का मतलब है पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की जो दूरी है, वो है 6371 किलोमीटर। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 6371 किलोमीटर की गहराई तक का हमें जानना है, और हम अभी सिर्फ जा चुके हैं 12 किलोमीटर तक, और थोड़ी बहुत जानकारी हमें ज्वालामुखी से मिलती है, तो वो भी सिर्फ 50-60 किलोमीटर तक की। तो अब आप कहेंगे फिर कैसे हमने पृथ्वी को जाना है, फिर कैसे हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो हमने सिर्फ अनुमान लगाया है, हम प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को नहीं देख पाए हैं। और अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है, कौन कौन से स्रोत होते हैं जिनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानते हैं, उनके बारे में हम बात आज करेंगे। चलिए देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के 3 तरह के स्रोत हैं। एक हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, उन सिद्धांतों की मदद से हम थोड़ा बहुत अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी कैसी होगी। दूसरे हैं हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत, मतलब ऐसे जिनको हमने देखा नहीं है लेकिन हम अनुमान लगाते हैं। और तीसरे हैं हमारे प्रत्यक्ष स्रोत, जिनको हमने देखा है और उससे भी हम अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर ये परतें होंगी और इस तरीके से पृथ्वी के अंदर की स्थिति होगी। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति से जो संबंधित सिद्धांत हैं, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। कौन कौन से सिद्धांत हैं? देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हैं,
लेकिन दो ऐसे सिद्धांत हैं जिनकी व्याख्या के आधार पर हमें थोड़ा सा पता लगता है कि पृथ्वी की आंतरिक स्थिति क्या हो सकती है। एक है ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना क्या कहता है? ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस पिंडों से हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक सतह जो होगी, जो केंद्रीय भाग होगा, वह भी ठोस होना चाहिए। सिर्फ इतना हमें पता लगा है, वो भी अनुमान है, हमने अनुमान किया है। दूसरी परिकल्पना है ज्वारीय परिकल्पना। ये परिकल्पना ये कहती है कि पृथ्वी का निर्माण गैस के गोले के रूप में हुआ है। इसके अनुसार चूंकि पृथ्वी का निर्माण गैसों से हुआ है, तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग द्रव अवस्था में होना चाहिए, ना कि ठोस अवस्था में। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम इतनी बातें समझते हैं। और ये भी सिद्धांत चूंकि बहुत पुराने हैं, आजकल बहुत आधुनिक सिद्धांत आ गए हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी, और बिग बैंग थ्योरी आने के बाद इन सिद्धांतों का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन फिर भी हम इन सिद्धांतों के आधार पर इतना जान पाए हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग या तो ठोस होगा या फिर द्रव होगा। तो चलिए अब हम दूसरे स्रोत की बात करते हैं। देखिए, ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के अप्रत्यक्ष स्रोत, और इसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक आता है घनत्व, डेंसिटी, दबाव यानी प्रेशर, टेम्परेचर तापमान। इससे हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम घनत्व की बात करते हैं। हमें पता है पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये हमें पता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर तो हमने नहीं जाके देखा। पूरी पृथ्वी का तो हमें पता है ना, आयतन कितना है, वजन कितना है, उस हिसाब से हमने उसके घनत्व की जानकारी कर ली है कि वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। लेकिन जब हम पृथ्वी की सतह, जो ऊपरी सतह जिस पर हम रह रहे हैं, जिसको भूपर्पटी बोलेंगे हम आगे चलकर, उसकी मिट्टी लेते हैं और उसका घनत्व जांचते हैं, चेक करते हैं, तो उसका घनत्व लगभग आता है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और जबकि जो ऊपर की सतह है, भूपर्पटी है, वो बहुत छोटी है, वो ज़्यादा विस्तार नहीं है, उसका ज़्यादा गहराई तक नहीं है, वो बहुत कम गहराई तक है। फिर भी उसका जो घनत्व है वो बहुत कम आ रहा है, वो 3 आ रहा है। टोटल का कितना है? 5.5, और ऊपर की परत का 3। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका मतलब पृथ्वी का जो अंदर का भाग है, आंतरिक भाग है, उसका घनत्व ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? ये जो ऊपरी सतह है इससे तो 100% ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एवरेज है और ये ऊपरी सतह का है। इसका मतलब अंदर की सतह का इससे भी ज़्यादा होगा, और हो सकता है कि ऊपरी सतह से कई गुना ज़्यादा हो। ठीक है, ये हम अंदाज़ा इस बात से लगा पाए हैं। अब देखिए, दूसरी बात पर आते हैं, दबाव, प्रेशर। प्रेशर के आधार पर हम कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर की संरचना इस प्रकार की है। देखिए, जब हम पृथ्वी से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर प्रेशर बढ़ता रहेगा, दबाव बढ़ता रहेगा। क्यों बढ़ता रहेगा? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो भी है, पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े महासागर हैं, उनमें पानी है, उनका सबका वजन जो है वो पृथ्वी के नीचे जाने पर बढ़ता रहेगा। तो हमने ये हिसाब लगाया कि घनत्व इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे पृथ्वी की सतह में, क्या होगा कि चट्टानों का भार बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है घनत्व भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ समय बाद ये स्टडी हुई कि जो चट्टानें हैं, जो नीचे की सतह हैं, उनकी एक लिमिटेशन होती है प्रेशर झेलने की। हाँ, ये बात सही है, दबाव के साथ साथ घनत्व बढ़ता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, उसके बाद आप कितना भी प्रेशर क्यों ना डाल लें, उस चट्टान का घनत्व नहीं बढ़ेगा। यानी एक निश्चित बिंदु तक ही उसका घनत्व प्रेशर के साथ बढ़ सकता है। कोई भी चीज़ है, आप देख लीजिए, आप कोई ऐसी चीज़ ले लीजिए जो फ्लेक्सिबल है और उस पर आप प्रेशर लगाइए, दबाव बढ़ाइए, उसके जो कण हैं वो पास पास आते चले जाएंगे आपकी दबाव की वजह से, और उसका घनत्व बढ़ता चला जाएगा। घनत्व क्या है? यही तो है, कणों का पास पास होना। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो पूरे कण उसके पास पास आ जाएंगे, जितने आ सकते हैं। उसके बाद आप उस पर कितना भी दबाव डाल लीजिए, कितना वजन डाल लीजिए, फिर वो उसके बाद अपना घनत्व नहीं बढ़ाएगी। तो इससे ये पता चला कि ठीक है, पृथ्वी के दबाव के साथ साथ पृथ्वी के अंदर जाने पर उसका घनत्व बढ़ता जाता है। लेकिन ये पृथ्वी के अंदर चूंकि बहुत ज़्यादा घनत्व है, वो घनत्व दबाव के कारण ही नहीं हो सकता, बल्कि ऐसा होगा कि पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है वो अपने आप ही भारी पदार्थों से बनी होगी, अधिक घनत्व वाले तत्वों से उसका निर्माण हुआ होगा। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक सतह का घनत्व इतना ज़्यादा होता है।
तो ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए तीसरी चीज़ है ताप। ताप से हम कैसे अनुमान लगाते हैं? देखिए, जब हम खानों के अंदर जाते हैं या जब हम, मैंने बताया बोरवेल किया उसके अंदर गए, तो जनरली क्या होता है, स्टार्टिंग में हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। 32 मीटर जाएंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। हमने इस हिसाब से जब कैलकुलेशन करी कि हर 32 मीटर पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, इसका मतलब पृथ्वी के केंद्र तक जाने में तो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम 6371 किलोमीटर का हिसाब लगाएं हर 32 मीटर से 1 डिग्री सेंटीग्रेड के अनुसार, तो ये तो केंद्र तक पहुंचते पहुंचते पृथ्वी का तापमान सूर्य से भी ज़्यादा हो जाएगा। और इस स्थिति में तो पृथ्वी पिघल जाती, इस स्थिति में तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होता, पानी नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि शुरू में वास्तव में पृथ्वी का तापमान 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, लेकिन उसके बाद ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ता। जैसे जैसे हम गहराई में जाते रहते हैं इसकी वृद्धि दर कम होती चली जाती है और 100 किलोमीटर की गहराई में जाने पर फिर तापमान 1 किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है और इससे भी नीचे जब हम 300 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं तो 1 किलोमीटर पर तापमान सिर्फ 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है और जब इससे भी नीचे जाते हैं तो फिर उसके पश्चात लगभग 1 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की ही वृद्धि होती है। तो इससे हमें ये पता लगा कि पृथ्वी के नीचे जाने पर लगातार टेम्परेचर बढ़ता है, ये बात सही है, लेकिन पृथ्वी की ऊपरी सतह में बहुत तेजी से बढ़ता है, उससे नीचे जाएंगे तो कम तेजी से बढ़ता है, उससे भी नीचे जाएंगे तो और कम तेजी से बढ़ता है। और ये पृथ्वी की ऊपरी सतह पर तापमान तेजी से क्यों बढ़ता है? क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रेडियोएक्टिव पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है। इतना अनुमान हम तापमान के हिसाब से लगा सकते हैं। तो घनत्व, दबाव और ताप, इन तीनों के आधार पर हमने कुछ अनुमान लगा लिए हैं। जैसे कि हम ये अनुमान लगा चुके हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जो केंद्रीय भाग है, उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा, हमने ये अनुमान लगा लिया है कि दबाव के साथ साथ घनत्व तो बढ़ता है, लेकिन केंद्रीय भाग का इतना ज़्यादा घनत्व है, उसका कारण सिर्फ दबाव नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो चट्टानें हैं वो अपने आप ही भारी पदार्थों से बनी है, जिस कारण वहाँ का घनत्व ज़्यादा है। तीसरा, हमने टेम्परेचर से ये अनुमान लगा लिया है कि पृथ्वी का तापमान नीचे जाने पर, गहराई में जाने पर लगातार बढ़ता है, लेकिन ऊपरी सतह में तेजी से बढ़ता है, उसके नीचे कम तेजी से बढ़ता है, उसके नीचे बहुत कम तेजी से बढ़ता है। क्लियर? अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए ये हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष का मतलब है जो हमें दिखते हैं। अब इसमें कौन कौन से? इसमें 2 स्रोत हैं। सबसे पहले है ज्वालामुखी क्रिया। देखिए ज्वालामुखी उद्गार होता है, आपको पता है, हो सकता है कुछ लोगों ने देखा भी हो। जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलता है, राख निकलती है, जलवाष्प निकलते हैं, ये निकल रहे देखिए, धूल कण निकलते हैं, गर्म हवाएं निकलती हैं, तो हमें ये अंदाज़ा लगता है तो पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सतह ऐसी जरूर है जो द्रवीय अवस्था में, जो पिघली हुई अवस्था में, तभी तो ये तरल मैग्मा निकल रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? पृथ्वी के अंदर से आ रहा है। तो सीधी सी बात है, ऊपर से तो हमें पृथ्वी कैसी दिख रही है? ठोस दिख रही है, मिट्टी दिख रही है। अंदर हम कह रहे हैं कि भारी है, ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है। तो हमें इतना जरूर कन्फर्म हो जाता है ज्वालामुखी के उद्गार देखने के बाद, पृथ्वी की सतह में अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसी परत जरूर मौजूद है जो द्रवीय अवस्था में है, जो पिघली अवस्था में है, जिससे ये मैग्मा निकल के बाहर आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए अगला है भूकंप विज्ञान के प्रमाण, भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भूकंप विज्ञान यानी कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करके हम सबसे सटीक अनुमान लगाते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का। देखिए इसमें क्या होता है, जनरली जो भूकंप आता है तो 3 तरह की तरंगें निकलती हैं। एक होती है प्राइमरी तरंगें जिसे P कहते हैं, सेकेंडरी तरंगें S कहते हैं, और एक धरातलीय तरंगें होती हैं जिसे L कहते हैं। L तरंगें तो केवल धरातल पर ही चलती हैं, सबसे ज़्यादा विनाशकारी भी L तरंगें होती हैं। लेकिन P और S तरंगें क्या होती हैं? पृथ्वी का जो भूकंपीय केंद्र है वहाँ से वो अंदर भी जाती हैं, पृथ्वी की सतह को पार करके दूसरी तरफ भी उनको देखा जाता है। तो ये P और S तरंगें कैसे चलती हैं, इनकी अपनी अपनी खासियत होती है। देखिए मैंने ये चित्र लगाया है, यहाँ देखिए, ये मान लीजिए
ये है जो मैं बिंदु लगा रहा हूँ, ये है भूकंप का केंद्र। देखिए भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह पर नहीं होता, उससे थोड़ा नीचे होता है। आपने सुना होगा भूकंप आया 35 किलोमीटर नीचे था उसका केंद्र। और पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले जो उसकी तरंग टकराती है वो होता है उसका अधिकेंद्र। तो देखिए भूकंप के केंद्र से मैंने बताया अभी 3 तरह की तरंगें निकलती हैं। एक तो एल निकलती हैं जो पृथ्वी की सतह पर ही चलेंगी, इधर ही चलेंगी दोनों तरफ। एक निकलेंगी पी और एक निकलेंगी एस। पी और एस अंदर भी जाएंगी, अंदर भी जाएंगी। तो देखिए जो ये एस तरंगे हैं, ये वाला जो चित्र है ये एस तरंगों का है, ये यहाँ तक जाएंगी, यहाँ तक जाएंगी इसी तरीके से। लेकिन जब ये इस वाले भाग में पहुँचेंगी जो बीच का भाग है पृथ्वी का, तो क्या होगा, ये इस भाग में चली तो जाएंगी लेकिन सीधी नहीं जाएंगी, मुड़ जाएंगी अपने रास्ते से, वक्राकार मार्ग में जाएंगी। पार तो इस क्षेत्र को कर जाएंगी लेकिन अपने रास्ते से भटक जाएंगी। अब देखिए चूंकि ये अपने रास्ते से भटक गई इसलिए ये वाला जो क्षेत्र है ये खाली रह गया। ये वाला क्षेत्र, ये ऐसे ना आकर ऐसे आई हैं तो ये क्षेत्र खाली रह गया। इसको कहते हैं पी तरंग का छाया क्षेत्र। मतलब यहाँ पर पी तरंगें आपको नहीं मिलेंगी। जब आप सिस्मोग्राफ की मदद से अध्ययन करेंगे, रीडिंग करेंगे, तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में आपको पी तरंगें नहीं मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी। तो ये कितना क्षेत्र है, ये है 103 डिग्री से 142 डिग्री तक का क्षेत्र, दोनों तरफ 103 से 142 डिग्री तक का क्षेत्र है दोनों तरफ, जो पी तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि पी तरंगे इस वाले जोन में जो भीतर का भाग है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है, उसमें भी चल रही हैं, लेकिन अपने रास्ते से मुड़ती हुई। अब इससे क्या अनुमान लगा, इससे अनुमान ये लगा कि पी तरंगे चूंकि द्रव में भी चल सकती हैं और ठोस में भी चल सकती हैं। इसका मतलब ये है कि हो सकता है पृथ्वी का ये वाला अंदर का भाग द्रव अवस्था में हो, तभी तो उनकी जो पथ है, उनका जो रास्ता है वो बदल गया है इसमें एंटर करने के बाद। अब देखिए ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाती है जब हम एस तरंगों का अध्ययन करते हैं। एस तरंगे इस वाले चित्र में दिखाई गई हैं, दूसरे वाले में ये भूकंप का केंद्र, और यहाँ से एस तरंगे ये चली, तो जहाँ तक ठोस है वहाँ तक तो ये ऐसे ही चल रही हैं अपने रास्ते पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आकर ये रुक गई और ये इस वाले बीच वाले एरिया में एंटर नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि एस तरंगों की ये खासियत होती है कि वो सिर्फ ठोस अवस्था में ही गति कर सकती हैं, वो द्रव्य अवस्था में गति नहीं कर सकती हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया गया, इससे ये निष्कर्ष निकला कि ये जो एस तरंगे हैं ये इस वाले क्षेत्र में इसलिए एंटर नहीं कर पा रहे क्योंकि ये क्षेत्र द्रव्य अवस्था में है, ये पिघली हुई अवस्था में है। इसलिए यहाँ पर जब हम सिस्मोग्राफ से अध्ययन करेंगे एस तरंगों का, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक एस तरंगे गायब मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। ये पूरा बनेगा एस तरंगों का छाया क्षेत्र। कहाँ से कहाँ तक? 103 डिग्री से और इधर भी 103 डिग्री तक, इसमें वो एंटर ही नहीं कर पाई, इसलिए इधर हमें वो नहीं मिलती हैं। तो ये स्पष्ट हो गया पी और एस तरंगों के अध्ययन से कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो द्रव अवस्था में है, इसलिए एस तरंगे उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब मैं बताऊंगा। ये तो हमने इस तरीके से अनुमान लगाए हैं, कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। ठीक है, जितने भी तरीके थे हमारे पास उनके सबके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बताया। अब देखिए आज की स्थिति क्या है, आज हम कहाँ तक पहुँचे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या क्या फैक्ट हैं हमारे पास, हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए पृथ्वी के बहुत सारे मॉडल दिए गए आंतरिक संरचना के, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके बताए, लेकिन वर्तमान में एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IUGG के नाम से, और इसकी हिंदी होती है अंतर्राष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संस्थान। तो इसने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मॉडल दिया है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और यही लेटेस्ट है और यही ज़्यादातर माना जाता है। इसने देखिए पूरी पृथ्वी को 3 परतों में बांटा है, 3 मंडलों में बांटा है। देखिए ये आप देख रहे हैं इधर जो ये चित्र लगा है ये क्या है, ये ऐसे मान के चलिए हमने पृथ्वी जो हमारी गोल है फुटबॉल की तरह है, उसमें एक टाँकी लगा ली है और उसका एक एरिया बाहर निकाल के रख लिया है। जैसे हम तरबूज में टाँकी लगाते हैं ना, चेक करते हैं मीठा है नहीं है, लाल है नहीं है, इसी तरीके से पृथ्वी में टाँकी लगाई है और उसका एक पोर्शन बाहर निकाल लिया है। और अब हम इसके आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। तो मैंने बताया 3 मंडलों में बांटा है। भूपर्पटी, भूपर्पटी मतलब ऊपर का मंडल, ऊपर की सतह जिस पर हम रहते हैं, इसको कहते हैं अंग्रेजी में क्रस्ट। तो IUGG ने क्रस्ट की मोटाई मानी है लगभग 30 किलोमीटर। हालांकि
कहीं पर ये ज़्यादा है, कहीं पर ये कम है। क्यों? क्योंकि जहाँ महाद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ समुद्री क्षेत्र है वहाँ पर कम है। अब देखिए ये है 30 किलोमीटर का मतलब है ये काला काला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, सिर्फ ये काला हिस्सा, ये है आपकी भूपरपट्टी। इसके भी फिर दो हिस्से कर दिए हैं, इसके दो हिस्से, एक ऊपरी क्रस्ट और एक आपका निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट में पी तरंगों की जो गति है वो 6.1 किलोमीटर है और ऊपरी क्रस्ट का जो घनत्व है वो 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जबकि निचली क्रस्ट में पी तरंगों की गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड है, मतलब बढ़ गई, और निचली क्रस्ट का घनत्व हो गया 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो क्रस्ट है, जो भूपरपट्टी है, वो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से बनी हुई है, इसलिए इसको सियाल भी कहते हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा जाता है किस चीज़ से बनी है, तो आप सिर्फ याद रखें सियाल। मैंने ये लिखा है SiAl, SI से मतलब सिलिकॉन, Al से एल्यूमिनियम, ठीक है। अब देखिए इन दोनों जो भूपरपट्टी की ऊपरी क्रस्ट है, ऊपरी भूपरपट्टी है और निचली भूपरपट्टी है, इनके बीच में एक अंतर है, मैंने अभी आपको बताया। अंतर क्या है? क्योंकि जैसे ही हम ऊपरी भूपरपट्टी से निचली भूपरपट्टी की तरफ बढ़ते हैं तो घनत्व में अंतर आता है। देखिए यहाँ घनत्व ऊपर की में 2.8 और नीचे की में है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो घनत्व संबंधी यह जो अंतर है यह एक असंबंधता बनाता है। असंबंधता का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी जोन। मतलब देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं कि एकदम से नहीं बदलती। जैसे आप कहो कि भाई 10 किलोमीटर तक तो ये है और फिर 11 किलोमीटर से ये शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे परिवर्तन होगा, घनत्व में परिवर्तन होगा तब भी धीरे धीरे होगा, और जो ये तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगे, इनकी चाल में परिवर्तन होगा तब भी धीरे धीरे होगा। तो बीच में एक ट्रांजिशन फेज बनता है, एक असंबंधीय क्षेत्र बनता है। असंबंध का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जिसको आप ना तो ऊपर में काउंट कर सकते ना नीचे में काउंट कर सकते, तो उसको हम डिसकंटिन्यूटी क्षेत्र कहते हैं, जहां चीजें बदल जाती हैं और वो लगातार बदलती रहती हैं, और जब पूरी तरीके से बदल जाती हैं तब दूसरा क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो ऊपरी क्रस्ट यानी ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी के बीच में जो ये डिसकंटिन्यू क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं कॉनराड असंबंधता, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी जोन, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में है, ज़्यादा इसके बारे में आपको याद करने की, पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये याद रखना कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में है कॉनराड असंबंधता, ठीक। 0 से 30 किलोमीटर के बीच का जो क्रस्ट का भाग है उसी में बीच की बात कर रहा हूं मैं, 15 किलोमीटर के आसपास में ये क्षेत्र है जिसको हम कहेंगे कॉनराड असंबंध। चलिए अब हम भूपरपट्टी की बात हो गई, अब हम दूसरे सतह मेंटल की बात करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं मेंटल की, जो दूसरी सतह है। भूपरपट्टी यानी क्रस्ट की बात किया, हम मेंटल की बात करते हैं। लेकिन क्रस्ट और मेंटल के बीच में भी एक असंबंधित क्षेत्र बनता है, ये होता है मोहो असंबंधता, मोहो डिसकंटिन्यूटी जोन। ये क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताया 30 किलोमीटर तक तो क्रस्ट है, उसके नीचे मेंटल शुरू होता है, लेकिन मेंटल शुरू होने से पहले, क्रस्ट के बाद और मेंटल के पहले एक ये डिसकंटिन्यूटी जोन होता है, जो लगभग 30 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक माना जाता है। ये डिसकंटिन्यूटी जोन किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी भूकंपीय तरंगे हैं P और S, उनकी स्पीड अचानक बढ़ जाती है, उनकी गति के परिवर्तन के कारण इसको हम असंबंधता क्षेत्र कहते हैं। मोहो क्यों कहते हैं? क्योंकि एक वैज्ञानिक हैं रूस के, मोहोरोविकिक, इन्होंने इस असंबंधता क्षेत्र की खोज की, इसी के नाम पर इसको मोहो असंबंधता या मोहो डिसकंटिन्यूटी जोन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए जब हम इसके नीचे चलते हैं, 200 किलोमीटर के नीचे चलते हैं, फिर मेंटल शुरू होता है। 200 किलोमीटर से शुरू होगा 2900 किलोमीटर तक। इसके भी दो हिस्से कर दिए हैं, 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल और 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक निचली मेंटल, ठीक है। और इन दोनों मेंटलों के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी क्षेत्र बनता है, इसको कहते हैं हम रेप्टी असंबंधता, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी जोन। ये किस लिए बनता है? ये इसलिए बनता है क्योंकि इसमें घनत्व संबंधी असमानता पाई जाती है। घनत्व अचानक से बहुत तेजी से बढ़ता है इस एरिया में और बढ़ता रहता है, और फिर जब हम यहाँ आते हैं निचली मेंटल में तो वो स्थिर हो जाता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं बीच का क्षेत्र, ट्रांजिशन एरिया, डिसकंटिन्यूटी जोन, ठीक है। तो ये रेप्टी असंबंधता हो गई दोनों मेंटलों के बीच में। इनके बारे में असंबंधता से संबंधित ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन सी किस किस के बीच में, ठीक है, और किस लिए है। भूकंपीय तरंगों की वृद्धि के कारण है या घनत्व की वृद्धि के कारण, ठीक। अब देखिए अगर मैं ओवरऑल मेंटल की बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल मेंटल के बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए। मेंटल का जो क्षेत्र है
वो बहुत बड़ा है। पूरी पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% मेंटल की परत है और पूरी पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 68% मेंटल है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिए, सबसे मोटी परत होती है मेंटल वाली। पूरी पृथ्वी के आयतन का 83% घेरे हुए है, जबकि द्रव्यमान की बात करें हम तो द्रव्यमान का 68% है। और ये किससे बनी है? ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसको सीमा बोलते हैं। आपको सीमा याद रखना है, कीवर्ड है SiMa। SI का मतलब सिलिकॉन, Ma का मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए आगे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कोर की, जो पृथ्वी की आंतरिक सतह है, तीसरी सतह है। लेकिन कोर से पहले हम बात कर लेते हैं, एक और असंबंधता बनती है। वो कहाँ बनेगी? वो बनेगी निचली मेंटल और कोर के बीच में, यहाँ 2900 किलोमीटर के आसपास। ये किस वजह से बनती है? ये बनती है भूकंपीय तरंगों की गति में परिवर्तन के कारण, खासकर पी तरंगों की गति में जो वृद्धि होती है, क्योंकि एस तो इसके अंदर जा ही नहीं पाती हैं, सिर्फ पी जा पाती हैं। तो ये असंबंधता बनती है और इसको हम बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबंधता या गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जोन। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखिए, अब इसके नीचे आती है हमारी कोर, और कोर है 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक, यानी पृथ्वी के केंद्र तक। कोर को भी 2 हिस्सों में बांट दिया है, 2900 से 5190 तक बाह्य कोर और 5190 से 6371 तक आंतरिक कोर। ठीक है, अब देखिए, ये जो ओवरऑल कोर है, ये कोर, इसके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। ये जो कोर है, ये पृथ्वी के आयतन का 16% है, पृथ्वी के टोटल आयतन का 16% है। लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 32% है। इसका मतलब है ये बहुत भारी है, इसमें ऐसे तत्व हैं जो भारी हैं, इसलिए तो द्रव्यमान ज़्यादा है, आयतन कम है, द्रव्यमान ज़्यादा है। दूसरा, ये जो बनी हुई है कोर, ये बनी हुई है निकेल और आयरन से, इसलिए इसको हम नीफे बोलते हैं, NiF। ये कीवर्ड है इसका, याद रखें। Ni का मतलब हो गया निकेल, और Fa का मतलब क्या हो गया? फेरियम या फिर आयरन हम कह सकते हैं। तो ये आयरन और ये निकेल वगैरह ये ठोस पदार्थ होते हैं, इसलिए ये भारी हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इन दोनों कोरों के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है 5150 किलोमीटर के आसपास, यहाँ भी एक असंबंधता बनती है। कैसे बनती है, क्यों बनती है? क्योंकि देखिए, जब हम बाह्य कोर से आंतरिक कोर में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी की बाह्य और आंतरिक कोर के बीच में घनत्व संबंधी वृद्धि होती है। घनत्व यहाँ पर कम है और यहाँ पर एकदम तेजी से बढ़ेगा। तो वो जो क्षेत्र है जिसमें घनत्व लगातार बढ़ता रहता है, उसको हम बोलते हैं लेहमैन असंबंधता या लेहमैन डिसकंटिन्यूटी जोन। तो आपको ये भी याद रखना है, दोनों कोरों के बीच में भी असंबंधता बनती है, जिसको हम बोलते हैं लेहमैन असंबंधता। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए, एक बार मैं आपको पूरी दोबारा से बता देता हूँ सारी असंबंधताओं के बारे में। ठीक, एक क्विक रिव्यू मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, पहली असंबंधता बनी थी हमारी क्रस्ट में, यानी भूपरपट्टी में। भूपरपट्टी के मैंने 2 भाग बताए, ऊपरी और निचली। ऊपरी और निचली के बीच में एक असंबंधता बनी, जिसको हमने बोला था कौन सी असंबंधता? कॉनराड असंबंधता। वो घनत्व की असमानता के कारण बनी। ये काला काला जो एरिया ऊपर का दिख रहा है, इसी के बीच में बनी थी वो। इसके बाद अब हम आ जाते हैं नीचे, यानी कि जहाँ ये भूपरपट्टी खत्म होती है और मेंटल शुरू होती है, ये वाला एरिया, ये वाला 30 से 200 किलोमीटर के बीच में, यहाँ भी एक असंबंधता बनी थी। और ये असंबंधता कौन सी थी? ये असंबंधता थी आपकी मोह असंबंधता, जिसको मैंने बताया मोहोरोविकिक वैज्ञानिक के नाम पर ये असंबंधता है, क्योंकि इन्होंने ही इसकी खोज की थी। तो ये मोह डिसकंटिन्यूटी जोन जो बना, वो बना आपका भूपरपट्टी यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच में। और ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, आपको मैं बता दूं, यहीं से मैग्मा निकलता है, यहीं से लावा निकलता है, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है, ये जियोथर्मल एनर्जी पैदा करता है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपको मैं बता दूं कि ये ऊपर भूपरपट्टी जो है वो भी घूम रही है, और ये मेंटल भी घूम रही है, और ये कोर भी घूम रही है, लेकिन तीनों की स्पीड अलग अलग है। कोर ज़्यादा स्पीड से घूमती है, मेंटल कम स्पीड से घूमती है, भूपरपट्टी उससे भी कम स्पीड से घूमती है। तो जब भूपरपट्टी और मेंटल दोनों घूमती हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग स्पीड होती है, तो उनमें क्या होता है, घर्षण होता है, और घर्षण से क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न होती है, और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी।
जिसको हम मानव जो है कोशिश कर रहा है कि उसका इस्तेमाल करे, उसको निकाले और उससे बहुत सारे हमारे एनर्जी से रिलेटेड इशू ख़त्म हो जाएंगे, उस एनर्जी को हम अगर प्राप्त कर पाएँ तो। और यहीं से ये लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, जो ज्वालामुखी उद्गार होता है। या फिर आप ये कह लीजिए कि ये जो क्रस्ट है, ये जो भूपर्पटी है, ये इसी पर तैर रही है। ये जो डिस्कंटिन्यूटी जोन बना, मोहो डिस्कंटिन्यूटी जोन, ये इसके ऊपर क्रस्ट है और इसके नीचे मेंटल है। अब देखिए जब हम इसके नीचे आएंगे तो फिर ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में भी एक असंबंधित क्षेत्र बनता है, असंबंधितता बनती है, डिस्कंटिन्यूटी जोन बनता है। और ये ऊपरी और निचली मेंटल के बीच में लगभग 700 किलोमीटर के आसपास जो डिस्कंटिन्यूटी जोन बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं राप्टी असंबंधता। राप्टी असंबंधता कैसे बनती है? क्योंकि यहाँ पर घनत्व संबंधी परिवर्तन होता है, घनत्व तेजी से बढ़ता है, इसलिए राप्टी असंबंधता बनती है, राप्टी डिस्कंटिन्यूटी जोन बनता है। ठीक है, अब फिर इसके आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर जहाँ पर ये कोर शुरू होती है और मेंटल ख़त्म होती है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी मैंने अभी आपको बताया, कोर की स्पीड घूमने की ज़्यादा है, मेंटल की स्पीड घूमने की कम है। दोनों घूम रही हैं लेकिन स्पीड अलग अलग है, जिससे क्या होता है? घर्षण होता है। और जो घर्षण होता है उससे एनर्जी बनती है, और यही एनर्जी हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और इसी एनर्जी के कारण पृथ्वी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव देखा जाता है। आपको पता है चुंबक की तरह पृथ्वी काम करती है, उसका कारण यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ जो असंबंधता बनती है मेंटल और कोर के बीच में, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबंधता। और ये इसलिए बनी क्योंकि यहाँ पर पी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है, यानी भूकंपीय तरंगों की वृद्धि के कारण ये असंबंधता बनती है। इससे जब हम नीचे आते हैं, यहाँ 5150 किलोमीटर के आसपास, जहाँ पर बाह्य कोर और आंतरिक कोर आपस में मिलती हैं, यहाँ पर भी एक असंबंधता बनती है, और उसको हम बोलते हैं लेहमैन असंबंधता, लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी जोन। और ये बनती है घनत्व के परिवर्तन के कारण, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, बाह्य कोर से आंतरिक कोर की तरफ चलते हैं, तो घनत्व लगातार बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस क्षेत्र में चूंकि लगातार घनत्व बढ़ता रहता है, इसलिए इसको डिस्कंटिन्यूटी जोन कहा। कौन सा? लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी जोन। ठीक है, क्लियर हो गया? इस तरीके से ये असंबंधता आपको याद रखनी है। एक क्रस्ट में बन गई पहली, दूसरी मेंटल और क्रस्ट के बीच में बन गई 2, तीसरी मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में बन गई 3, और चौथी बन गई कोर के और मेंटल के बीच में 4, और पांचवी बन गई आंतरिक कोर और बाह्य कोर के बीच में 5 असंबंधता आपको याद रखनी। क्लियर? देखिए एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, इधर ये लिखा हुआ घनत्व, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं नीचे, घनत्व लगातार बढ़ता जाता है। और जब हम पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर, तो ये घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। तो मैंने जो अनुमान लगाया था शुरू में जब हम घनत्व पढ़ रहे थे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व हो सकता है पृथ्वी की सतह के घनत्व का कई गुना हो। पृथ्वी की सतह का घनत्व कितना आ रहा था? 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और यहाँ पहुँच ये हो रहा है 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो पृथ्वी के नीचे जाने पर घनत्व तो लगातार बढ़ता ही जाता है, तापमान भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा। ये चीज़ भी आप अपने दिमाग में स्पष्ट रखें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और हाँ, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जो भी वीडियो अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उसको तुरंत देखकर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।